हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो अमेजिंग सा सेशन है, ये जब स्टार्ट हुआ था तो 41 दिन बचा था, लेकिन अब मात्र सुपर 39 डे आपको टारगेट करना है बिहार बोर्ड को, यानी कि दिन पे दिन समय कम रहे। तो वीडियो तो टाइम टू टाइम मैं आपको दे रहा हूँ और आई होप कि आप टाइम टू टाइम वीडियो देख भी रहे होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वन शॉट में पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, मैंने पहले आपको वास्तविक संख्या का दिया था, उसके बाद बहुपद का दिया था। आज 3 नंबर चैप्टर का पूरी पोस्टमार्टम करना है ए वन शॉट में। ठीक है, तो इसमें जो भी मैंने आपको टारगेट बताया था बिल्कुल उसी पे आपको काम करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, देखिए ये बच्चों, जो मैंने पहले ही बताया था कि सितारे में पढ़ रहा है, आज के ये जो सितारे में पढ़ रहा है, कल के ये सितारे जैसा चमकेगा। ठीक है, और दूसरा मैं आपको इमेज का एग्जाम्पल दिया था जिसमें ये था, जो ये व्यक्ति था ये शिकार करने गया था जंगल में, लेकिन इसको शिकार करने सही से आ नहीं रहा था तो भेड़िया ने इसे शिकार कर दिया। उसी प्रकार अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाने नहीं आएगा तो आप जाओगे एग्जाम का शिकार करने, लेकिन एग्जाम आपको शिकार कर देगा। आई होप कि मेरा सारी बात आपको समझ आ रहे होंगे और दिमाग और जेहन में सब बात घुस रहा होगा, समझ आ रहा होगा, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है आपको लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो भी इस चैप्टर में यानी कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण में जो भी मेजर टॉपिक है उसको आज हम लोग कवर करेंगे और पूरा वन शॉट में क्लियर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे। क्या क्या देखने वाले हैं जरा देखते हैं। देखिए, ये जो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप शिकार करने जा रहे एग्जाम हॉल में, ऐसा ना हो कि आप शिकार न कर पाए और खुद का जैसे शिकार करवा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। जो पहला टॉपिक होने वाला है कि इसके बेसिस पे आपको कई सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक होने वाला है जरा देखिए, दूसरा टॉपिक है आपका ग्राफीय विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है कि इससे आपको 5 नंबर और 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव तो कुछ बनता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आपको 5 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको ग्राफ से एक क्वेश्चन आता ही आता है और इस साल भी आएगा, जो कि मैं आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। यानी कि 5 नंबर तो अभी ग्राफ से क्लियर हो गया और भी आगे क्या क्या होता है चलिए देखिए। 3 नंबर में मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये भी एक विधि है और ई भी एक विधि और ई भी एक विधि है। ठीक है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है तो इससे आपको 2 नंबर में पूछेगा और इससे तो आपको 5 नंबर में फिक्स ही है। ठीक है, 5 नंबर तो इसमें पूछेगा ही पूछेगा और 2 नंबर से इसमें भी पूछेगा। ठीक है, तो अभी 5 2 7 हो गया और आगे देखिए, आगे आया आपका विरूपण विधि। ठीक है, तो कई साल होता है क्या, कभी विरूपण विधि पूछता है तो कभी वर्ज गुणन विधि पूछता है, तो इससे भी आपको 2 नंबर तो फिक्स ही है। कभी कभी इसको 5 नंबर में पूछ देता है और अक्सर इसको 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथ में तो बिना प्रश्न के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर मैथ का बात हो रहा है तो अगर सही ढंग से अगर आप कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हो तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न तो होना ही चाहिए। जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के बिना मेरा जीवन असंभव है, उसी प्रकार से अगर आप मैथ में समझना चाहते हैं, टॉप बनना चाहते हैं, तो प्रश्न के बिना असंभव है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि ये जो भी मेजर पॉइंट थे आप समझ गए होइएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर से हम लोग पूरी एकदम जीरो से लेकर जीनियस तक की बात को जानना शुरू करते हैं। बोलो, सीखना चाहते हो ना? बोलो, कमेंट बोलो हाँ गुरुजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कॉन्सेप्ट को। देखो, पहला मैंने उठाया क्या, पहला पॉइंट क्या है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है उसको समझते हैं और इसमें क्या क्या होता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहले तो मैं इससे क्लियर कराता हूं कि इसमें होने वाला है 2 चर। ठीक है, 2 चर होने वाले हैं और क्या होने वाला है, रैखिक समीकरण होने वाला है। रैखिक समीकरण, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपको समीकरण से कि समीकरण क्या होता है, उसके बाद और भी बात मैं बताता हूं। देखो,
कि ये जो समीकरण है आखिर समीकरण होता क्या है। देखो समीकरण कैसे बनता है कि अगर बीच में आपको कुछ इस प्रकार से इक्वल का साइन है, तो अगर मान लो कि इधर कोई LHS है, LHS है, ठीक है, और इधर कोई RHS है, RHS है, ठीक है, तो बीच में जो अगर LHS इस साइड हो और इस साइड RHS हो, बीच में अगर इक्वल का साइन हो, उस प्रकार का जो सिचुएशन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ये इंग्लिश में बोले तो इक्वेशन कहते हैं। कैसे होता है समीकरण, जरा देखो। देखो अगर मान ले कि 2x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू में प्लस में 1 कर दो, इक्वल टू में 0 कर दो। देखो यहाँ पे LHS है, LHS के जगह पे क्या है तो इतना चीज है, और RHS के जगह पे कितना है तो 0 है, यानी और बीच में क्या है तो इक्वल टू के साइन है। ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो आई होप ये आपको समीकरण का जो भी लॉजिक होता है और समझ आ गया होगा। आगे बात करें तो क्या कहता है रैखिक, ठीक है। अब रैखिक का मतलब क्या होता है, तो रैखिक उसको कहते हैं कि जिस समीकरण में अधिकतम घात 1 हो, यानी कि चर का अधिकतम घात 1 हो, उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखो यहाँ पे चर कौन है, तो चर तुम्हारा यहाँ पे x है और y है, और x का घात देखोगे तो 1 है और y का भी घात देखोगे तो 1 है, यानी कि क्या है तो रैखिक समीकरण है। यानी कि रैखिक क्या होता है ये भी समझ आ गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, दो चर वाले, तो यहाँ पे देखो चर कै ठो है, तो चर एक ठो x है और एक ठो y है, यानी कि एक 1 हो गया एक पहला चर और y हो गया दूसरा चर, ठीक है। तो एक चर और दो चर, यानी कि इसमें कितने चर है तो 2 चर है, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी आपको पता चल गया, यानी कि चर का मान कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग किस समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो मेनली हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जरा देखो क्या होता है कि ax प्लस by, ठीक है, और प्लस में c इक्वल टू g, ये क्या होता है तो व्यापक रूप होता है किसका, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। इसको आप नोट करते हुए चलिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c होता है। आई होप कि आपको इतना बात समझ आ गया होगा और समीकरण में जो भी चीज होते हैं वो समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो x है और y है, ये क्या है, ये क्या है मैंने आपको बताया, तो ये क्या है चर है, क्या है चर है। अब देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद b दिख रहा है, ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारा, ये सब क्या है, और c भी देखो तो c भी क्या है, तो ये तुम्हारा एक वास्तविक संख्या है। क्या है, यहाँ पे वैल्यू आता है तुम्हारा वास्तविक संख्या, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा a है, b है, c है, ये वास्तविक संख्या है, और x और y जो है ये तुम्हारा चर है। हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पे a b c है इसका मान फिक्स होता है, और जो चर होता है उसका मान फिक्स नहीं होता है। यानी कि क्या होता है कि जो अचर होता है, यहाँ पे याद रखना कि वास्तविक संख्या क्या होता है, एक अचर में आता है, तो अचर का मान मुझे मालूम होता है और चर का मान मुझे नहीं मालूम होता है। आई होप कि आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पूरी मतलब समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समीकरण को समझ गए। चलो अब हम लोग समझते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग। बाकी सब वही है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको वही मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मिल गया तुम्हारा, बस युग में मिल गया है। अब युग मतलब क्या होता है समझो। देखो युग मतलब सिंपल, अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में बोले तो बोलते हैं जोड़ा। जैसे कि हम लोग जूता पहनते हैं, तो जूता कोई एक पैर में पहनते हैं क्या, दोनों पैर में पहनते हैं, यानी कि उसको बोलेंगे एक जोड़ी जूता। उसी प्रकार अगर हम लोग हाथ में ग्लोव पहनते हैं, ग्लोव कोई एक हाथ में पहनते हैं क्या, ऐसे तो पहनने का पहन लेते हैं, लेकिन खरीदने जाते हैं तो दोनों हाथ में मुझे देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक जोड़ी क्या
ग्लोब्स, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर एक समीकरण दिया रहता है तो उसका हम लोग एक और समीकरण जोड़ा लगा देते हैं। समझिए कि आप अभी सिंगल है, ठीक है, लेकिन आप सिंगल तो रहोगे नहीं, डबल होगे ना। तो डबल करने का मतलब क्या है कि तुम एक हो लेकिन उसके साथ एक और आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है युग्म। युग्म मतलब क्या है? जोड़ी लगाना। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जोड़ा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। ओके, चलो, युग्म मतलब होता है जोड़ा, मिलने। अब देखो कैसे होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या बताया अभी, कि देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में क्या हो गया? 0। तो ये तो था दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। लेकिन युग्म में क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे जो है a है 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, लेकिन ये जो हो गया समीकरण एक हो गया, ठीक है। लेकिन युग्म में क्या होता है कि इसी प्रकार से एक और समीकरण आता है और उसको हम लोग नाम देते हैं a2x प्लस b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0। अब देखो समझो कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अकेला था, लेकिन इसका हमसफर एक और आ गया जो कि यहाँ पे a1 था, उसका हमसफर a2 हो गया। यहाँ पर b1 था, b2 हो गया, c1 था, c2 हो गया। ये क्या है? उसका हमसफर है, यानी कि लाइफ पार्टनर है, उसके साथ ही रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब भी अगर चर दो गो आ गया, अगर चर दो आ गया, अगर एक इक्वेशन में दो चर आ गया, जैसे कि एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया, बाकी सब तो अचर है, तो समीकरण भी क्या होगा? दो होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ आ गया होगा। सिंपल समझो कि आप अगर दो भाई हो तो आपका जो होगा आगे चल के आपका भी शादी होगा और आपके भाई का भी शादी होगा, यानी कि आप दो भाई हो लेकिन आगे चल के कितना हो जाओगे? दो दो चार हो जाओगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये एक है तो एक इसका हमसफर हो गया ये, ठीक है, और इसका हमसफर ये हो गया, यानी कि दो हो गया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें जो a है, इसमें क्या है? a1 b1 c1 ये सब क्या है? a1 हो गया, b1 हो गया और तुम्हारा c1 हो गया, c1 हो गया। उसी प्रकार से a2 b2 और c2, ठीक है। ये सब क्या है तुम्हारा? तो अचर पद है। क्या है? अचर पद है। अचर पद का मान क्या होता है? फिक्स होता है, यानी कि अचर पद का मान मुझे मालूम होता है। जैसे कि अचर में आता है तुम्हारा एक आता है, दो आता है, तीन आता है, तो इसका बाद मुझे इसका मान मुझे मालूम है, क्योंकि बचपन में क्लास 1 में भी हम लोग एक पढ़े थे, तो आज भी एक ही पढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अगर x का मान हम लोग कभी एक पढ़े थे तो कभी 100 भी पढ़े थे, कभी हम लोग 1000 भी पढ़े थे। उसी प्रकार समझिए कि एक जो चर होता है उसका मान बदलते रहता है और जो अचर होता है उसका मान फिक्स होता है। तो आई होप कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में भी आपको पूरा बात समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? जरा देखते हैं। कहता है कि समीकरण युग्म, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 तथा कितना है? 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 का क्या है? अद्वितीय हल है। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा फिर हम लोग पीछे चलते हैं और समझते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास वहां पे मैंने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा समीकरण एक हो गया, इज राइट। दूसरा क्या आता है? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। ओके, अब देखो कि इसमें अगर तुम्हारा बात करेंगे कि अगर ये जो दोनों क्या है? एक दूसरे का हमसफर है, यानी कि इसका हमसफर ये है और इसका हमसफर ये है। लेकिन अगर हम इसका शादी कराने जाए तो पंडित जी पहले क्या मिलाएंगे? इसका कुंडली मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कुंडली मिलाएंगे। अब देखो कुंडली कैसे मिलता है। देखो यहाँ पर अगर a1 है बटा में क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा। देखो a1 है तो बटा में लिख सकते हैं
A2, हाँ क्योंकि इसका कुंडली मिलाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B1 है और B2 है, तो इसको कुंडली मिलाने के लिए हमको क्या करना होगा, B1 और B2 करना पड़ेगा। उसी प्रकार इक्वल टू देंगे। अब यहाँ पे इसका कुंडली मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का कुंडली मिलाने के लिए C1 करना पड़ेगा और C2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कि अगर अगर तुम्हारा कभी हो सकता है कि यहाँ पे कुंडली नहीं मिले, यहाँ पे कुंडली नहीं मिले, यानी कि A1 बटा A2 और इक्वल टू में ना मिले B1 B2, तो यहाँ पे समझेंगे कि इसका जो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा इसको समझेंगे कि एक हल है। कितना है, एक हल है, एक हल है, ठीक है। उसी प्रकार से एक और इक्वेशन बन सकता है, जैसे कि ये फर्स्ट था, सेकेंड क्या बनेगा जरा देखो। सेकेंड बनेगा तुम्हारा A1 A2 इक्वल टू में B1 B2 इक्वल टू में C1 C2, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारा कभी यहाँ पे इक्वल मिल जाएगा, यानी कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 बराबर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे ना मिले। तो यहाँ पे अगर नहीं मिलेगा तो समझना कि इसका एक भी हल नहीं है। क्या है, एक भी हल नहीं है, एक भी हल नहीं है, हल नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। और तीसरा तुम्हारा क्या मिल सकता है जरा देखो, तीसरा में मिल सकता है कि A1 बटा A2 इक्वल टू में B1 बटा B2 इक्वल टू में C1 बटा C2। अगर हो सकता है कि तुम इसके भी बराबर में मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो इसको समझना कि यहाँ पे अनंत हल है। क्या समझना, अनंत, अनंत हल है, हल है, ठीक है। अब देखो, अब इसका जो इस प्रकार का जो सिचुएशन बनेगा, वहां पे ग्राफ तुम्हारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। किस प्रकार से दिखेगा, तो इस प्रकार से तुम्हारा प्रतिच्छेद, यानी कि एक दूसरे को, एक लाइन दूसरे लाइन को काटते हुए दिखेगा। अगर इस सिचुएशन में तुम्हें देखते हो, सेकेंड नंबर में देखते हो, तो इसमें तुमको मिलेगा कि एक दूसरे को समांतर जाते हुए दिखेगा, एक दूसरे को पूरा पूरी समांतर दिखेगा। समांतर कहने का मतलब कि हर एक जगह का जो दूरी होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। हर एक जगह का दूरी समान होता है तो उसको हम लोग समांतर कहते हैं। तो इस सिचुएशन में तुम्हारा समांतर जाता हुआ दो रेखा दिखेगा, ठीक है। तो समझ जाना कि वहां पे एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो तीसरा में क्या होता है कि यहाँ पे तीनों बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रेखा कुछ इस प्रकार से जा रहा है, तो इसमें तो अनंत हल होता है। तो यहीं पे कोई एक रेखा इस प्रकार से जा रहा है, तो यहीं पे कोई एक और रेखा रिपीट हो जाएगा, पूरा पूरा एकदम बिंदु बिंदु पर कट जाएगा, यानी कि अनंत हल हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये बात समझ के होइएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये बात तो क्लियर था पूरा। अब देखो हम लोग आना था क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि समीकरण युग्म में यहाँ पे एक समीकरण ये दिया हुआ है और एक समीकरण ये दिया हुआ है, तो इसका पूछ रहा है कि इसका अद्वितीय हल होगा, कि यहाँ पे अनंत हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो किया। अब इसमें आपको देखना क्या होगा कि देखो वहां पे मैं क्या लिख रहा था, A1 लिख रहा था, A1 लिख रहा था बटा में A2 लिख रहा था, ठीक है। इक्वल टू में क्या कर रहा था, तो B1 कर रहा था बटा में B2 कर रहा था, इसका कुंडली मिलाने के लिए ना। तो यहाँ पे देखो C1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। अब हम लोग ये दोनों समीकरण का क्या मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे दोस्तों, बताओ क्या मिलाएंगे, कुंडली मिलाएंगे। कुंडली मिलाएंगे तो बोलो जी गुरुजी, कुंडली मिलाएंगे। पूरा पूरी मैं आपके भाषा में समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं अलग भाषा में, फ्रेंच भाषा में समझाऊंगा, पूरा पूरी आपके भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, ताकि आप पूरा पूरी समझ जाए और पूरा पूरी विजुअलाइज कर जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, A1 के जगह पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये पहला समीकरण है, ठीक है, और ये तुम्हारा दूसरा समीकरण है। और पहला समीकरण का जो होता है वो 1 वाला पार्ट होता है और दूसरा समीकरण का 2 वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो A1 के जगह पर कितना है दोस्तों, बताओ क्या होगा, 2 होगा। और देखो A2 के जगह पर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ देखो 4 है, 4 लिखेंगे। इक्वल टू में क्या लिखेंगे, B1 के जगह पे कितना है, तो यहाँ है B1 कितना है, 3 है। उसी प्रकार यहाँ पे B2 है, तो B2 के जगह पे यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो 6 है, तो 6 लिखेंगे। और इक्वल टू में तुम्हारा ये देखो
C1 है, C1 के जगह पे क्या है तुम्हारा, तो 5 है। तो यहाँ पे 5 जो इस साइड है, तो इस साइड अगर प्लस में है तो इसी साइड लिखेंगे, यानी कि दोनों में इस साइड होना चाहिए, इसी साइड होना चाहिए। अगर इसमें एक साइड में इस साइड रहता तो इसको भी हम लोग इस साइड का वैल्यू लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे, अब थोड़ा सा दिमाग लगा, यहाँ पे कटने वाला है, काट दो, काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब इक्वल टू में देखो यहाँ पर कटने वाला है, काट दो, काटोगे कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बराबर हो रहा है तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कटने वाला है, काट दो, यहाँ पे कटेगा तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1/3 मिलेगा। लेकिन ये 1/2 बराबर तो है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे 1/2 और 1/3 ये सही बात है क्या, नहीं, सही बात नहीं है। तो इस प्रकार जब कट रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जब इस प्रकार से जब कट रहा था, इस प्रकार से यहाँ पे कट रहा था, तो इसका एक भी हल नहीं था, यानी कि इसका जो ग्राफ था कैसा था, समांतर था। तो इसका आंसर कितना होगा, आप लोग कमेंट में अब छाप दीजिए, और समझ आया तो बोलिए हाँ गुरुजी समझ आया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं, यानी कि एक भी हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आया बात समझ में, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ जाएंगे, बोलो हाँ गुरुजी। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्राफी विधि। अब ग्राफी विधि क्या होता है इसको समझते हैं। देखो ग्राफी विधि में क्या होता है कि दो समीकरण दिया रहता है, जैसे कि ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ध्यान से समझिए कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो दिया रहता है उसमें हम लोग कोई एक का मान रखते हैं, यानी कि कोई एक चर का मान रखते हैं, दूसरा चर का मान निकालते हैं। उसी प्रकार फिर से हम लोग दूसरा समीकरण को रखेंगे, उठाएंगे, इसमें कोई एक चर का मान हम लोग रखेंगे और दूसरा चर का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे बनाते हैं, चलो देखो देखो, मान लेते हैं कि पहला समीकरण के लिए चलते हैं, किसको, तो पहला समीकरण के लिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अब इतना जो साइड जगह बचा है इसमें हम लोग अरेंज करने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग दूसरा स्लाइड को लेंगे। ठीक है, तो समीकरण पहले से चलते हैं। समीकरण एक से हमें क्या मिलेगा, देखो समीकरण एक है ही क्या, है क्या, देखो x + 2y है, क्या है, x + 2y है, और इक्वल टू में तुम्हारा कितना है, इक्वल टू में तुम्हारा 0 है। 0 है क्या, उससे पहले -4 भी है, क्या है, -4 भी है, -4 इक्वल टू में 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे इस प्रकार से, दो भाग में बांटेंगे, एक में लिखेंगे हम लोग x, एक में लिखेंगे y, इस प्रकार से बांट लिए। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक में x का मान हम लोग 0 डालेंगे, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा x का मान जो है इसमें हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देखो x का मान 0 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2y, और इधर जो माइनस में इधर आके कितना हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा। यानी कि y का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, y का वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, कितना निकल जाएगा, तो इधर 4 में है, इधर जो गुना में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है ये कितना के बराबर है, तो 2 के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 रखे हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 आया है। हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी ग्राफी विधि आएगा ना तो इस प्रकार से आपको बनाना है, एक का मान आपका अपना मन से रखना है। इसका यहाँ पे 0 रखें, इसका मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पे 0 ही है तो 0 ही रखेंगे, हम 0 रख रहे हैं तो आप भी 0 रखिएगा, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी रखेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ही। ठीक है, आई होप कि आपको इतना बात समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इतना कर दिए हैं, पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, पहला इक्वेशन नहीं है, मतलब पहला आंसर है, इक्वेशन नहीं है इसको। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू हम कुछ ले लेंगे, जैसे कि 4 ले लेंगे,
ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यही है ना, इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं x जगह पे 4 तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और प्लस में मुझे 2y मिलेगा और माइनस में 4 मिलेगा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि हम अगर y की बात करेंगे तो y इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा इधर, जब गुना में इधर आके भाग में, यानी कि 0/2 0 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेगा फिर से कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकाले हैं। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि इससे निकालेंगे। ये इक्वेशन क्या है, तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, जो कि अगला स्लाइड में हम लोग अरेंज करते हैं। क्या था, तो एक बार फिर से देख लो, यही ना समीकरण था, 2x प्लस 4y, टू एक्स माइनस 4y, उसके बाद प्लस में 12 था इक्वल टू 0, यही था ना। देख लो, गलत नहीं होना चाहिए, यही था ना। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। अब देखो सेम है इक्वेशन, अब सेम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे इस प्रकार से, एक तरफ लिखेंगे x, एक तरफ लिखेंगे y, और देखो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, तो फिर से हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे x का वैल्यू, तो 2 गुने 0 लिखेंगे x के बाद 0, प्लस में हो जाएगा 4y और माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तुम तो क्या मिलेगा कि 0 मिलेगा और तुम्हें प्लस में 4y मिलेगा, और इधर जो माइनस में इधर आके प्लस में 12 मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो y का वैल्यू तुम्हें मिलेगा कितना मिलेगा, 12/4, यानी कि 3, 4 चरका 4 4 4 12, यानी कि y का वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इस राइट, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार फिर से x का वैल्यू हम कितना ले ले, 6 ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं। जब यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देगा, नहीं मिटाते क्यों है, आगे लेते हैं ना। ये क्या हो गया, किधर गया, आगे बढ़ गया क्या, देखो यहाँ पे था, चलो देखो इधर, देखो इधर फिर से हम x का जगह पे कितना रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं। देखो कितना हो जाएगा, 2 गुने 6 हो जाएगा, प्लस में तुम्हारा 4y हो जाएगा और माइनस में 12 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और प्लस में तुम्हारा कितना होगा, तो 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा और माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर 12 से 12 कट जाएगा, तो देखो तुम्हारा y इक्वल टू कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। आई होप कि तुम्हारा ये बात समझ आ गया, यहाँ पे 0 लिखो। तो अब देखो आगे हम लोग क्या करते हैं कि पहला जो इक्वेशन था तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या निकला था, तो इस इक्वेशन की बात करेंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं ग्राफ, एक ग्राफ लाइन ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक होता है तुम्हारा x होता है, इधर तुम्हारा x अक्ष होता है। ठीक है, ऊपर में तुम्हारा y होता है और नीचे में तुम्हारा y अक्ष होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अधिकतम वैल्यू देखें 6 है। चलो देखो, मान ले कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, ओके। उसी प्रकार से इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसी प्रकार इधर देखो 1 2 3 4 5 6, उसी प्रकार इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ले लिए। ठीक है, अब देखो पहला स्लाइड में चलो, यहाँ पे x का वैल्यू कितना था, 0 था, और y का वैल्यू 2 था। ठीक है, पहला में चलेंगे। देखो देखो x का वैल्यू कितना था,
तो 0 था यहाँ पे, और y का वैल्यू कितना था, तो 2 था, 1 2, यानी कि यहाँ पे था। तो अगर यहाँ पे हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो इसका क्या होगा, पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यानी कि 0 और 2 का पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पॉइंट। ओके, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए मुझे फिर से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, 4 था और 0 था, यानी कि x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू तुम्हारा 4 था, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 4:0 का ग्राफ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना होता है, तुमको ये दोनों को मिला देना होता है। तो इस दोनों को तुम ग्राफ को मिलाओगे तो इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें क्या था, x समान 0 था, y का वैल्यू 3 आया है। चलो देखो, x का वैल्यू तुम्हारा 0 था और y का वैल्यू तुम्हारा 3 आया है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 और 3 का ग्राफ तुम्हारा ये है और ये जो बिंदु है। ठीक है, आगे फिर से देखो, अगला जो मिला है वो 6 0 का मिला है, यानी कि x का मान 6 और y का मान तुम्हारा 0, यानी कि मान लो कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 6 और 0 का पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इसको जब तुम मिलाओगे, ये और इसको दोनों को मिलाओगे तो तुम्हारा किस प्रकार से मिलेगा ग्राफ, जरा देखो, इस प्रकार से पूरा समांतर आते हुए दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, समांतर आते हुए दिखेगा, यानी कि इसका जो हमारा जो दो इक्वेशन दिया रहा था, यहाँ पे जो दो इक्वेशन था हमारा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार से क्या होता है, आपका बनता है क्या, ग्राफी विधि का क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बनता है, जो कि आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये सब विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इसमें कोई एक का मान निकाल के इसमें डाल दिया होता है। जैसे कि अगर हम समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, जरा देखो क्या है, x प्लस वाई माइनस 1 है इक्वल टू में 0 है। इसमें क्या करो कि इसमें तुम x का मान निकाल लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुमको 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन तुम्हारा थर्ड मान लो, और जो ये सेकेंड इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, यानी कि इक्वेशन जो 3 है वो 2 में रख दो, 2 में रख दो। तो क्या होगा, देखो जरा, यहाँ पे क्या है, x जगह पे कितना है, तो ये इतना है, तो x जगह पे हम कितना रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो देखो 1 माइनस वाई रख दोगे तो यहाँ पे प्लस में क्या बचेगा, प्लस में तुम्हारा 2y बचेगा, और यहाँ पे -2 बचेगा, तो -2 लिखोगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो देखो तुम्हारा निकल के आएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो -1 बचेगा, -1, और यहाँ से देखोगे तुम्हारा बचेगा सिर्फ प्लस y इक्वल टू 0 बचेगा। यानी कि बात करें y का वैल्यू तो प्लस में 1 आएगा, यानी कि y के वैल्यू फाइनली 1 आएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आया होगा। अब देखो ये जो y का वैल्यू निकला है ना, ये आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 1 में डाल दो या सेकंड में डाल दो, तुम्हारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो y का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रख दिए हैं, x प्लस y के जगह कितना है, 1 आया है, और माइनस में कितना है, यहाँ पे 1 है इक्वल टू 0 करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से देख सकते हो कि x का वैल्यू तुम्हारा आएगा x इक्वल टू ये और ये कट जाएगा 0, यानी कि x जगह पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो आई होप कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, आई होप कि आपको ये बात पूरी समझ आ रहा होगा। तो बोलो हाँ गुरुजी। ठीक है, हाँ गुरुजी, लिखना ही लिखना है। चलो अब हम लोग समझते हैं विलोपन विधि। अब विलोपन विधि का मतलब से ही समझ आ रहा है कि इसमें विलुप्त करना पड़ेगा। अब विलुप्त कैसे करते हैं, देखो हमेशा याद रखना कि मेथड बदलने से तुम्हारा आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, यानी कि सेम क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रतिस्थापन से बनाया और विलोपन से भी बनाऊंगा तो आपको सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे आएगा।
विलोपन में क्या कहता है कि एक दूसरे को विलुप्त करो। आप अपने मन में समझ लो कि यहाँ पे एक भाई है और ये दूसरा भाई है, यानी कि पहला भाई और दूसरा चर दूसरा भाई। अब दूसरों में से किसको तुमको अपनाना है और जिसको खत्म करना है, ठीक है। तो मान लो कि इसको खत्म करना चाहते हो ना, तो इसका जो गुणांक है ना वो इसमें गुना कर दो और इसका जो गुणांक है ना इसमें गुना कर दो। लेकिन यहाँ पे सेम है तो वो करने की तुमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से इसको विलुप्त कर सकते हो, घटा के कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे घटाओगे तो घटाओ का क्या होता है कि आप साइन चेंज करते हो। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये कट जाएगा आराम से। अब देखो आगे तुम्हारा क्या मिलेगा, ये घटाओगे तो तुम्हारा मिलेगा 2y है और प्लस में ऊपर में क्या है y है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको -y और यहाँ पे देखो प्लस हो गया है -1, यानी कि मिलेगा तुम्हारा +1 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू तुम आसानी से निकाल सकते हो, y इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा -1। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू आ गया, y इक्वल टू ये से ये कट जाएगा, यानी कि y का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। बोलो समझ आया तो बोलो हाँ गुरुजी, ठीक है। चलो अब यहाँ से तुम y का मान निकाल लिए हो, तो अब ये जो वैल्यू निकल गया आप किसी भी में डाल दो, यानी कि इक्वेशन 1 में ही डाल दो। 1 में डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x और प्लस में y की जगह पे 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से तुम x का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से कट जाएगा x का वैल्यू तुम्हारा 0। तो वहाँ पर भी जब हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि से, तो वहाँ पर भी आपका x का वैल्यू 0 आया था और y का वैल्यू 1 आया था। तो आई होप कि आपको ये भी बात समझ आ गया होगा, और समझ आ रहा है तो लिखो हाँ गुरुजी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग वर्ज गुणन विधि, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ज गुणन विधि में तुमको बहुत ही आसान होता है। इसमें तुमको करना क्या होता है कि x इक्वल टू तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। क्या होता है x इक्वल टू, क्या होता है तुम्हारा, तो देखो x इक्वल टू होता है तुम्हारा b1/c2, ठीक है, और माइनस में तुम्हारा होगा b2c1, ठीक है, और बटा में तुम्हारा होता है a1b2 और माइनस में तुम्हारा होता है a2b1, ठीक है। तो ये x इक्वल टू होता है, जब ये पुट करोगे तुम्हारा x का वैल्यू निकल जाएगा, और y का इक्वल टू होता है तुम्हारा, y इक्वल टू तुम्हारा होता है क्या, तो याद रखना दोस्तों a1c2 और माइनस में तुम्हारा होता है a2c1 होता है, ठीक है, और बटा में तुम्हारा सेम ही होता है, कैसे, तो a1b2 माइनस a2b1, ठीक है, ये होता है। अब देखो ये दोनों फार्मूला जो होता है तुम्हारा वर्ज गुणन विधि में काम आता है, तो इसको तुम याद कर लेना। क्या कर लेना, याद कर लेना। अब देखो जरा से यहाँ पे जब हम देखते हैं तो a1 के जगह पर कितना है, 1 है, b1 के जगह पर कितना है, 1 है, और c1 के जगह पर -1 है। तो चलो पुट करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू क्या निकल जाएगा मेरा, b1 के जगह पे क्या है, तो 1 है, चलो डाल दो, गुना है c2 के जगह पे क्या है, c2 के जगह पे -2 है, डाल दो, फिर माइनस है, माइनस में तुम्हारा क्या है b1 और सॉरी b2 के जगह पे क्या है, तो b2 के जगह पे 2 है, डाल दो, ठीक है। उसके बाद गुना c1 कितना है, तो -1 है, डाल दो, ठीक है, -1 डाल दो, बटा में आ जाओ, बटा में आ जाओ, क्या है a1 कितना है, 1 है, डाल दो, गुना है, गुना डालो, b2 कितना है, b2 तुम्हारा 2 है, डाल दो, माइनस है, उसके बाद कितना है, तो a1 है, सॉरी a2 है, a2 के जगह पे कितना है, a2 के जगह पे 1 है, डाल दो, और b1 के जगह पे कितना है, तो 1 है, डाल दो, ठीक है। अब इसको तुम x इक्वल टू निकाल लो। x इक्वल टू निकालोगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो जरा इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको,
जीरो मिल जाएगा, यानी कि 0/1, यानी कि इसका आंसर जीरो होगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो हो जाएगा। मैंने तुमको पहले ही बताया कि किसी भी आप मेथड को अपनाओ, आपका आंसर x इक्वल टू क्या आएगा, जीरो ही आएगा, अगर इक्वेशन सेम रहा तो। ठीक है, अब क्या करो कि y का वैल्यू डाल दो और वहां से निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालो और निकाल लो। जैसे कि x का वैल्यू तुम डायरेक्ट 1 में डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x जगह पे 0 डाल दो, प्लस में y हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको तुम फार्मूला लगाना चाहते हो तो लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारा मेथड समझ आ गया होगा। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ और लगाते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन। अब देखो, अब आ गया तुम्हारा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, आप याद रखना हमेशा कि जैसे दैनिक जीवन में हमारा ऑक्सीजन के बिना जिंदगी नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारा गणित में प्रश्न के बिना कोई भी आपको मैथ में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y और प्लस में 5 इक्वल टू 0 का जो इतना है, एक और समीकरण है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के हल होंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अद्वितीय हल या अनंत हल क्या होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को हम लोग को बैठाना पड़ेगा, यानी कि उसका जो कुंडली है, कुंडली को मिलाना पड़ेगा। तो इसका कुंडली में कितना है, 1 है, बटा में इसका क्या है -3 है, इसका क्या है 2 है, इसका क्या है -6 है, इसका क्या है 5 है, इसका क्या है 1 है। अब इसका कुंडली मिलाओगे तो यहाँ पे तो तुमको मिल रहा है 1/-3, और यहाँ पर भी मिल जाएगा तुम्हारा 1/-3, ये मिल रहा है। आगे जब देखोगे तो यहाँ पे क्या है 5/1 है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका क्या होगा, तो कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा, आगे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो चर में दो एक घाती समीकरण, ठीक है, के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को इस प्रकार काटती है, ठीक है, तो हो तो हलों की संख्या होगी। देखो हमेशा जब देखना कि प्रतिच्छेद आएगा, इस प्रकार का ग्राफ का बात आएगा, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। आई होप कि आप ये बात समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अनंत हल है, अनंत हल का आलेख क्या होता है, तो इस प्रकार से कोई रेखा है, उसी पर एक और रेखा मस्क हो, ठीक है, यानी कि पॉइंट पॉइंट पे कटा हो, ठीक है, तो उसको अनंत हल कहते हैं। तो इसका जो रेखा का नाम होता है क्या होता है, तो एक तो अनंत हल वाला रेखा हो गया, और एक होता है आपका क्या होता है, तो यहाँ पे दो समांतर रेखा यानी कि ये तो गलत होगा। दो प्रतिच्छेद रेखा इस प्रकार से, ये तो गलत होगा। दो संपाती रेखा यानी कि एक ऐसा रेखा है और एक यहीं पे रिपीट है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारा क्वेश्चन एक एक करके पूरा देखे होइएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं किया होइएगा, और बहुत बहुत समझ आया होगा। और ये प्यारा सा अमेजिंग सा सेशन आपको अंडर 39 डे का जो आज बचा था आज से, वो बहुत बहुत आपको अच्छा लगा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या था, सेशन था। तो आई होप कि आप ये सेशन को पूरा एंड तक देखे हैं और आप लोग हमारे साथ बने हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, और देखिए अगर आप मन लगा के पढ़िएगा तो सितारे के जैसा चमकिएगा, वरना आप समझ ही रहे हैं। और देखिएगा कि एग्जाम में अगर आपको शिकार करने नहीं आएगा तो एग्जाम आपका शिकार कर देगा, जिस प्रकार से इसका भेड़िया शिकार कर दिया है। ठीक है, तो चलो आप पढ़ते रहिए, और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जितना अपने आप पे समय दीजिएगा, ये जो महत्वपूर्ण समय है, जितना अपने आप पे समय दीजिएगा उतना ही लोग आपको इंटरनेट पे आगे चल के सर्च करेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।